गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी की कितनी अलग अलग डिग्रीज हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे हाउ टू मेज़र प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। कल हमने कवर किया था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वस्तु की इलास्टिसिटी, किसी भी वस्तु की मांग की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए उसके प्राइस और उस प्राइस पे उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। अगर वस्तु का प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब अगर प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। और थर्ड केस यह था जिसमें प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने का टोटल एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट नहीं होता, एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो वह है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब ED इज इक्वल्स टू 1। यह था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद हमने इसको एक डायग्राम और एक शेड्यूल से समझा था। देखिए यहाँ पे जो A से लेकर D तक है वह है नेगेटिव स्लोप, ED इज़ ग्रेटर देन 1। उसके बाद में जो D से G तक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ED इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। उसके बाद में G से लेकर J तक ED इज़ लेस देन 1। उसके बाद यह एग्जाम्पल हमने देखा कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ED इज इक्वल्स टू 1। एक्सपेंडिचर अगर फॉल हो रहा है प्राइस में इंक्रीज होने से, ED इज ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड केस में प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो ED इज लेस देन 1। यह हमने कवर किया। उसके बाद में हमने पढ़ा था परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड। यह मेथड भी मार्शल ने ही दिया था। इस मेथड को परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड, रेशियो मेथड या अर्थमेटिक मेथड भी कहा जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वह या तो हम यूज़ करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए इसके आगे का आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं, माइनस प्रीफिक्स। माइनस प्रीफिक्स लगाने से यह होगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू नेगेटिव आती है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो उससे आपको वैल्यू को कंपेयर करने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वह कौन सी डिग्री का इलास्टिसिटी है। उसके अलावा आप फार्मूला जो यूज़ कर सकते हैं वह है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। उससे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। यह क्वेश्चन उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन हम एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। When price of a commodity is ₹1, then consumer spends 80 rupees. If the price of commodity is ₹2, यहाँ पे 20 नहीं मिसप्रिंट है, then consumer spends ₹96. Calculate the elasticity of demand with percentage method. मतलब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ₹1 से बढ़कर ₹2 हो जाता है तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर 80 से इंक्रीज होकर 96 हो जाता है। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड नहीं, हमको परसेंटेज मेथड यूज़ करना है। तो हम पहले क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करेंगे। कैसे क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करिए तो आपको क्वांटिटी मिलेगा, और आप 96 को 2 से डिवाइड करेंगे 48 होगा। अब आपके पास में P है 1, P2 है 2, प्राइस में चेंज हो रहा है +1 का, और उसी तरह से क्वांटिटी है आपका 80, Q1 है 48, क्वांटिटी में फॉल हो रहा है 32। अब जब वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी -0.4। यहाँ पे माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो डिमांड का इलास्टिसिटी है बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव ही आएगा। 0.4 को की वैल्यू को आप जब कंपेयर करेंगे तो ये 1 से कम है, इसलिए ये होगा हाईली इन इलास्टिक डिमांड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट मेथड, जिसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। देखिए पॉइंट मेथड इलास्टिसिटी को मेज़र करने का वह मेथड है जिसमें आप एक डिमांड कर्व के ऊपर दिए हुए अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी की वैल्यू को मेज़र करते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यू हैव अ डायग्राम, यू हैव अ डिमांड कर्व, एंड आपको उसी डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी मेज़र करना है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो सजेस्टेड बाय डॉक्टर मार्शल।
यह मेथड भी डॉक्टर मार्शल के द्वारा ही दिया गया है। इट इज़ यूज्ड ओनली विद द रेफरेंस टू अ लीनियर डिमांड कर्व। यह मेथड तभी प्रयोग किया जा सकता है जब आपका डिमांड कर्व लीनियर हो, रेखीय हो। यहाँ पे इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं PED, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सेगमेंट ऑफ द डिमांड लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व होल डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। जैसे कि देखिए डायग्राम में आपको एक लीनियर डिमांड कर्व दिया गया है ED। इसके अलग अलग पॉइंट है ABCDE और अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग अलग है जो कि किस तरह से कैलकुलेट हुई है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉइंट Q पे, तो पॉइंट Q है उस पे लोअर सेगमेंट कितना है, Q से लेकर P तक लोअर सेगमेंट है एंड R से लेकर Q तक अपर सेगमेंट है। QP डिवाइड बाई QR यह इक्वल है, इसलिए इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो गया। AD इज इक्वल्स टू 1 आप डायग्राम में प्लॉट कर देंगे। फिर अगर पॉइंट A पे हम इलास्टिसिटी की बात करें तो पॉइंट A से लोअर सेगमेंट AP, अपर सेगमेंट AR एंड हियर AP इज ग्रेटर देन AR सो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल से ऊपर अगर आप किसी पॉइंट पे जाएंगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पॉइंट B पे देखिए, पॉइंट B के लिए लोअर सेगमेंट इज BP एंड अपर सेगमेंट इज RB। सो हियर BP इज लेस देन RB सो वैल्यू विल बी लेस देन 1। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जैसे जैसे डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। आप देखिए पॉइंट R पे, पॉइंट R के लिए लोअर सेगमेंट है RP लेकिन अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, सो RP डिवाइड बाय 0 इट विल बी इन्फिनिटी। उसके बाद लास्ट है पॉइंट P। पॉइंट P के लिए लोअर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, सो न्यूमरेटर विल बी 0 एंड अपर सेगमेंट है RP, पूरा जो डिमांड कर्व है वो इसका अपर सेगमेंट है, सो 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू इज 0 सो इलास्टिसिटी इज 0। तो ये हुआ पॉइंट मेथड जिसमें एक लीनियर डिमांड कर्व आपको गिवन है, उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व और इस तरह से आप डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्क मेथड। We have studied the measurement of elasticity at a point on a demand curve. But when elasticity is measured between 2 points on the same demand curve, it is known as arc elasticity. देखिए आप एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉइंट मेथड, जब दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के मिडल में कितना इलास्टिसिटी है, लाइक पॉइंट ए से लेकर बी तक कितना इलास्टिसिटी है, देन इट इज़ नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। In the words of Professor Baumol, arc elasticity is a measure of the average responsiveness of price change exhibited by a demand curve over some finite stretch of a demand curve. Means एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे जब आप बढ़ते हैं तो प्राइस चेंज के रिस्पॉन्स में डिमांड कर्व में जो एवरेज चेंज होता है दैट इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। एनी टू पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व मेक एन आर्क। जब आप डिमांड कर्व के कोई भी दो पॉइंट्स को लेते हैं तो वह एक आर्क का शेप क्रिएट करते हैं, इसलिए इसका नाम आर्क मेथड है। इससे ज्ञात होने वाली इलास्टिसिटी को आर्क इलास्टिसिटी कहा जाता है। आर्क मेथड देखिए, द एरिया बिटवीन P and M ऑन द DD कर्व इन फिगर 11.4 इज एन आर्क विच मेजर्स इलास्टिसिटी ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज। गिवन फिगर में देखिए आपको दो पॉइंट गिवन है A एंड M। A एंड M के बीच की अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है सो दिस इज़ एन आर्क। यहाँ पे आप देखेंगे कि P पॉइंट के लिए प्राइस है P1 एंड क्वांटिटी इज़ Q1। M पॉइंट के लिए प्राइस इज़ P2 एंड क्वांटिटी इज़ Q2। On any 2 points of demand curve, the elasticity coefficients are likely to be different depending upon the मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। अब कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो हर दो पॉइंट के लिए इलास्टिसिटी के कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे। सो आर्क मेथड की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है?
कंसिडर द प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन P एंड M एज गिवन इन द टेबल। सपोज आपको P एंड M की वैल्यूज़ जो है वो टेबल में गिवन है। P के लिए आपको प्राइस 8 एंड क्वांटिटी 10 गिवन है। M के लिए प्राइस इज 6 एंड क्वांटिटी 12 गिवन है। ऐसे में देखिए क्या करेंगे हम, इफ़ वी मूव फ्रॉम P टू M द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अगर आप P से M पे मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, अब P से M में मूव कर रहे हैं, आपका प्राइस फॉल हो रहा है 2 रुपीज़ से, सो चेंज इन प्राइस इज -2 एंड ओरिजिनल प्राइस इज 8, चेंज इन क्वांटिटी इज +2 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 10। तो आप जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 to 5, मीन्स P से लेकर M तक, P से M पे बढ़ने पर इलास्टिसिटी कितनी है, 4/5। लेकिन अगर यही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर आप M से P पे मूव करते हैं तो M से P पे मूव करेंगे तो प्राइस हो गया +2 एंड ओरिजिनल प्राइस इज 6 एंड क्वांटिटी हो गया -2 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 12। यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी और इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी 1/2। सो thus दिस मेथड इज मेजरिंग elasticity at 2 points on a demand curve gives different elasticity coefficients because we used a different base in computing the percentage change in each case. Look, यहाँ पे ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वह चेंज की वैल्यूज़ जो सेम है लेकिन इंक्रीज डिक्रीज का डिफरेंस है, और उसके अलावा जो बेस प्राइस है, पहले केस में बेस प्राइस 8 लिया था, बाद में आप बेस प्राइस 6 ले रहे हैं। पहले बेस क्वांटिटी 10 था, फिर बेस क्वांटिटी 12 हो गया है, तो इसकी वजह से आपका जो कोएफिशिएंट है वो अलग आएगा। एंड टू अवॉइड दिस डिस्क्रिपेंसी इलास्टिसिटी ऑफ आर्क मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड। तो इस डिस्क्रिपेंसी को ख़त्म करने के लिए आर्क मेथड को डेवलप किया गया, क्योंकि परसेंटेज मेथड में यह कन्फ्यूज़न आपको रहेगा। सो आर्क मेथड क्या करता है कि आप जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P ले रहे हैं उसको आप डिवाइड किससे करेंगे, एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी से, मीन्स P1 + P2 एंड Q1 + Q2। तो यहाँ पे आपको जो बेस का कन्फ्यूज़न था परसेंटेज मेथड में, वह आर्क मेथड में नहीं रहेगा। यही वजह है कि हम आर्क मेथड को यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस तरह से एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी को बेस लेंगे तो आपकी वैल्यूज़ जो है वो सिमिलर रहेगी, और दोनों ही केस में आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी -7/11, क्योंकि आप बेस में लेंगे, प्राइस में के बेस में लेंगे 8 + 6 और क्वांटिटी के बेस में लेंगे आप 10 + 12। सो यहाँ पे एवरेज के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सो आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। अब आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको भी ध्यान से पढ़िए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसकी डिमांड इफेक्ट हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सो इनकम में चेंज होने के रिस्पॉन्स में कंज्यूमर की क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। In other words, it measures by how much the quantity demanded changes with respect to the change in income। मतलब यह हुआ कि जब भी कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज कर रहा है। The income elasticity of demand is defined as the percentage change in quantity demanded due to certain percent change in consumer's income, like how much percent change is in the income of consumer, and in response how much change in the percent of quantity demanded। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। थैंक यू।